dear students, welcome to Dotway Educators again. Now we are going to start the unit 4th, which is process management 3. As we have already completed the 3 units of operating system, this is the unit 4. Okay, in this unit you will know about the critical section. What is the critical section? What are the main aspects of critical section? And what are the various ways to solve this critical section problem which is occurring during the execution of a process in the operating system. Okay, before going further we will read about a little definition of the critical section. अब अगर हम बात करें कि critical section जो है वो आपके पास होता क्या है, अगर एक process की बात करें तो critical section is nothing more than a program which tries to assess the shared resources. मतलब कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे क्या होता है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एक शेयर्ड रिसोर्स को, एक पर्टिकुलर रिसोर्स को वो इकट्ठे शेयर करने की या फिर उसको असेस करने की कोशिश करें तो उस चीज़ को बोला जाता है कि ये एक क्रिटिकल सेक्शन जो है वो अभी राइज हो रहा है. अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जैसे हम बोलें कि एक प्रिंटर जो होता है वो एक टाइम पे एक ही पेज को प्रिंट कर सकता है. वो एक टाइम पे अगर मल्टीपल पेजेस की हम कमांड देंगे कि एक प्रिंटर एक टाइम पे मल्टीपल पेजेस को प्रिंट करे तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है. वहाँ पे क्या हो सकता है, कोई इंटरप्शन जो है वो अराइज हो सकती है और प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं. ठीक है, सो ये एक बेस होता है क्रिटिकल सेक्शन का. अब जो मैंने यहाँ पे एक हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में हम क्रिटिकल सेक्शन को क्या बोलते हैं. अगर हम कॉन्करेंट असेस करें, कॉन्करेंट असेस का मतलब ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो होती हैं वो एक रिसोर्स को एक टाइम पे साइमल्टेनियसली उसको असेस करने की कोशिश करती हैं. तो उस चीज़ में क्या होता है, ये बिहेवियर क्या कर सकता है, वो किसी अनएक्सपेक्टेड एरर्स के अकरिंग का मतलब रीज़न बन सकता है. तो वहाँ पे क्या होएगा, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो होता है वो इंटरलीव हो सकता है, इंटरप्शंस वहाँ पे आ सकती हैं. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन की सॉल्व करना या फिर उसको सॉर्ट आउट करना. मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम वेयर द शेयर्ड रिसोर्सेज असेस्ड नीड टू बी प्रोटेक्टेड इन वेज दैट अवॉइड द कॉन्करेंट असेस. सो इस प्रोटेक्शन को भी क्या बोला जाता है, क्रिटिकल सेक्शन या फिर क्रिटिकल रीजन या फिर क्रिटिकल रीजन. मतलब कि वहाँ पे क्या हुए कि एक प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो नॉर्मली चले और जहाँ पे किसी भी रिसोर्स को इकट्ठे असेस करने की कोशिश ना की जा सके. दिस इज नोन एज द क्रिटिकल रीजन. Okay, now we are going to talk about the solutions, which are the solutions that are available in order to solve this problem. मतलब कि जैसे हमने अभी भी बात की कि जो critical section है उसमें क्या होता है कि अगर multiple processes एक टाइम पे एक रिसोर्स को असेस करने की कोशिश कर रही हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. तो हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे कि उन चीज़ों में मतलब उस रिसोर्स को असेस करने का जो वे है उसको एक सिंक में किया जाए, मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में किया जा सके ताकि वो जो डिफरेंट प्रोसेसेस है उनका एग्जीक्यूशन भी चले और कोई प्रॉब्लम भी अराइज ना हो. उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है. इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस जो है वो अपना क्रिटिकल सेक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करेगी, मतलब कि वो अपना कोड एग्जीक्यूट करेगी और उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के बाद दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होएगी. मतलब कि ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है ये एक क्रिटिकल सेक्शन है. क्रिटिकल सेक्शन में अभी कौन रिजाइड कर रही है, प्रोसेस 1. जब प्रोसेस 1 अपना क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर लेगी उसके बाद प्रोसेस 2 जो है वो इस क्रिटिकल सेक्शन वाले रीजन में वो एंटर हो सकेगी. दिस सॉल्यूशन इज नोन एज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. और जब तक प्रोसेस 1 अपना क्रिटिकल सेक्शन वो जो है जिसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर लेती तब तक जो दूसरी प्रोसेस है उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि प्रोसेस 1 जो है अपना क्रिटिकल सेक्शन से वो फ्री नहीं हो जाती.
एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस में आपको क्या बताया गया है, प्रोग्रेस का मतलब ये है कि अगर क्रिटिकल सेक्शन जो है वो फ्री पड़ा है, मतलब कि कोई प्रोसेस अभी उसको यूज़ नहीं कर रही है, कोई भी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, देन इट कांट स्टॉप एनी अदर प्रोसेस फ्रॉम असेसिंग इट। अगर वो क्रिटिकल सेक्शन फ्री पड़ा है तो इट मीन्स वहाँ पे दूसरी प्रोसेस जो है वो एंटर हो सकती है और वो अपना रीजन जो है उसको वो एग्जीक्यूट कर सकती है। सी, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है क्रिटिकल सेक्शन, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, ये चारों एक साथ एग्जीक्यूशन नहीं अपना कर सकती हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बाउंडेड वेटिंग। अब बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे इन्होंने हमें इसके नेम से क्लियर हो रहा है, बाउंडेड वेटिंग मतलब एक लिमिटेड वेटिंग टाइम। हर एक प्रोसेस के लिए एक लिमिटेड वेटिंग टाइम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो वेट ही करती रहे कि उसको क्रिटिकल सेक्शन जो है वो असाइन होएगा और वो अपने रीजन को या अपने कोड को वहाँ पे एग्जीक्यूट करेगी और फिर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होएगा। ठीक है, मतलब ये ना हो कि उसकी वेट जो है वो एंडलेसली चलती रहे। ठीक है, देयर शुड बी अ पर्टिकुलर लिमिट ऑन इट्स वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस। ओके, दिस इज नोन एज द बाउंडेड वेटिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेमाफोर। अगर हम सेमाफोर की बात करें तो सेमाफोर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में इसका मीनिंग क्या होता है। सेमाफोर इज नथिंग मोर देन अ सिग्नलिंग सिस्टम। If we talk about the red and green lighting system which is running on the roads, then you should know कि what is the meaning of a red light and what is the meaning of a green light। जैसे हम लोग ट्रैवल करते होते हैं तो रेड लाइट हमें क्या इंडिकेट करती है कि we will have to stop here and we'll have to wait for some time। okay, and green light का मतलब क्या होता है हमारे पास, this is indicating us that we can go further now। okay, so there are two operations which means wait and signal। मतलब सेमाफोर जो है वो आपको इंडिकेट करता है, आपको परमिशन देता है, या तो वो आपको किसी रिसोर्स को अलाउ करने की परमिशन देता है, उसको असेस करने की परमिशन देता है, या फिर उसको असेस ना करना हो तो उसके लिए वो परमिशन देता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेमाफोर। ओके, अब सेमाफोर जो क्या होता है उसका मतलब क्या उसकी डेफिनेशन है या फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सेमाफोर एक तरह का वेरिएबल होता है जो एज अ सिग्नलिंग मैकेनिज्म काम करता है। सिग्नलिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि कौन सी प्रोसेस है और उसने किस टाइम पे किस रिसोर्स को असेस करना है और उसने उस रिसोर्स को असेस करना भी है या नहीं करना है, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, सेमाफोर। जैसे अगर इसके हम एग्जांपल लें कि जैसे हम लोग रोड पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई क्रॉसिंग आती है तो वहाँ पे रेड और ग्रीन लाइट का जो मैकेनिज्म होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है। रेड लाइट हमें क्या शो करती है, दैट वील हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ओके, एंड ग्रीन सिग्नल जो होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, जब भी ग्रीन लाइट ऑन होती है तो हमें इंडिकेशन मिल जाती है दैट वी कैन गो फर्दर। ओके, सो यहाँ पे भी इसके दो ऑपरेशन होते हैं, वेट का और सिग्नल का। वेट का मतलब क्या है कि नाउ प्रोसेस विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू असेस द पर्टिकुलर रिसोर्स, एंड सिग्नल जो है वो उसको क्या मतलब इंडिकेशन देता है कि अब वो अपना एग्जीक्यूशन या फिर उसको रिसोर्स को असेस कर सकती है, बट इन अ सिंक्रोनाइजेशन या फिर इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे। ये काम होता है एक सेमाफोर का। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन आपके सामने दी हुई है ऑन द नेक्स्ट पेज। सेमाफोर क्या है, आपके पास एक तरह की टेक्निक है सिंक्रोनाइजेशन की। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आपके पास एक सिस्टम पड़ा है, एक कंप्यूटर सिस्टम पड़ा है, यहाँ पे एक 4 लोग हैं मेरे पास और वो चारों के चारों पर्सन compete कर रहे हैं कि पहले मैं इस सिस्टम को यूज़ करूँगा, दूसरा बोल रहा है मैं इसको यूज़ करूँगा, तीसरा बोला मैं यूज़ करूँगा, फोर्थ बोल रहा है कि इसको मैं यूज़ करूँगा। तो वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन अराइज हो गया है। ठीक है, तो उस कॉम्पिटिशन में क्या होएगा, कोई भी पर्सन उस सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएगा, किसी का भी जो काम होएगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सेमाफोर क्या मतलब, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मेन मोटिवेशन क्या होता है कि हम लोग जब 2 या 2 से ज़्यादा जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, अगर वो कंप्लीट कर रहे हैं किसी रिसोर्स को असेस करने के लिए, तो उनको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एग्जीक्यूट किया जा सके।
मतलब कि ताकि उन सब लोगों में एक सिंक बिठा के हम लोग काम परफॉर्म कर सकें कि उनका 1 बाय 1 काम भी परफॉर्म हो जाए और किसी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स भी ना आए। काम होता है एक सेमाफोर का। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन आपके सामने दी हुई है ऑन द नेक्स्ट पेज। सेमाफोर क्या है? आपके पास एक तरह की टेक्निक है सिंक्रोनाइजेशन की। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आपके पास एक सिस्टम पड़ा है, एक कंप्यूटर सिस्टम पड़ा है, यहाँ पे एक 4 लोग हैं मेरे पास और वो चारों के चारों पर्सन compete कर रहे हैं कि पहले मैं सिस्टम को यूज़ करूँगा, दूसरा बोल रहा है मैं इसको यूज़ करूँगा, तीसरा बोला है मैं यूज़ करूँगा, फोर्थ बोल रहा है कि इसको मैं यूज़ करूँगा। तो वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन अराइज हो गया है, ठीक है। तो उस कॉम्पिटिशन में क्या होएगा, कोई भी पर्सन उस सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएगा, किसी का भी जो काम होएगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सेमाफोर क्या मतलब, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मेन मोटिवेशन क्या होता है कि हम लोग जब 2 या 2 से ज़्यादा जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, अगर वो कंप्लीट कर रहे हैं किसी रिसोर्स को असेस करने के लिए, तो उनको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एग्जीक्यूट किया जा सके। मतलब कि ताकि उन सब लोगों में एक सिंक बिठा के हम लोग काम परफॉर्म कर सके कि उनका 1 बाय 1 काम भी परफॉर्म हो जाए और किसी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स भी ना आए। Okay, now we will start the example of semaphore। यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो मेंशन किया हुआ है जिसमें हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू सेमाफोर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया हुआ है, ठीक है। We will read it। Consider a situation where there are 2 persons who want to share a bike। Okay, यहाँ पे हमारे पास 2 लोग हैं जो एक बाइक को शेयर करना चाहते हैं एक ही टाइम पे। At one time only one person can use the bike, clear it। The one who has the bike key will get the chance to use it। And when this person gives the key to the second person, then the second person can use the bike। हमें इतना तो पता ही है कि एक टाइम पे एक ही बाइक को 2 पर्सन ड्राइव नहीं कर सकते। जिसके पास उसकी कीज होंगी वही उस बाइक को यूज कर सकेगा। तो यहाँ पे सेमाफोर क्या है? की। एंड बाइक क्या है? शेयर्ड रिसोर्स। मतलब कि जिसके पास की होएगी उसको सेमाफोर की परमिशन मिल चुकी है और उस बाइक को वो यूज कर सकता है। ओके, सेमाफोर इज जस्ट लाइक दिस की एंड द बाइक इज the shared resource। Whenever a task wants to access the shared resource, it must acquire the semaphore first। The task should release the semaphore after it is done with the shared resource। In the sense कि जब एक टास्क अपना क्रिटिकल सेक्शन जो है उसको कंप्लीट कर लिया उसने, मतलब उसने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसको वो शेयर्ड जो रिसोर्स है उसको रिलीज करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट वन जो टास्क है जो कि क्यू में लगा हुआ है वो उस रिसोर्स को असेस कर सके। ओके, यहाँ पे चाहे आपके पास 2 टास्क हैं, लेट्स सपोज जो फर्स्ट टास्क अभी वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है, अगर वो लोअर प्रायोरिटी का भी है और नेक्स्ट टास्क जो उस रिसोर्स को यूज़ करने वाला है चाहे वो हायर प्रायोरिटी का है, यहाँ पे प्रायोरिटीज़ मैटर नहीं करती हैं। जो टास्क एक रिसोर्स को एक टाइम पे असेस कर रहा है पहले वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और वो अपने एग्जीक्यूशन के कंप्लीशन के बाद उस रिसोर्स को रिलीज करेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट टास्क जो है उस रिसोर्स को असेस कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे मेंशन किया हुआ until this time all the other tasks have to wait if they need access to shared resource as semaphore is not available। Even if the task trying to acquire the semaphore is of higher priority than the task acquiring the semaphore, it will be in the wait state until the semaphore is released by the lower priority task। ये वही सिनेरियो है जो मैंने अभी आपको मेंशन किया है कि जिस पर्सन के पास सेमाफोर की परमिशन होएगी वही एक टाइम पे एक रिसोर्स को असेस कर पाएगा और जब वो वाला टास्क अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तब वो उस रिसोर्स को रिलीज कर देगा। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टास्क है उस रिसोर्स को असेस कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास थी एग्जाम्पल किसकी? सेमाफोर की। Okay, now switching to the next topic which is deadlock। अब deadlock ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्मिनोलॉजी में क्या होती है? डेडलॉक का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि सिस्टम क्रैशेस के चांसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इसमें क्या होता है कि ये वैसे जो सिचुएशन है ये कब अराइज होती है जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब उनमें क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रही है उसके पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल पड़े हैं अपने एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब वो बोल रही है कि मुझे दूसरे वाले रिसोर्सेज भी अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए जो कि ऑलरेडी दूसरी प्रोसेसेस के पास पड़े हैं। अब दूसरी जो प्रोसेस है जो जिसने उन रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा हुआ है उसको भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल चाहिए। तो ये कैसी सिचुएशन हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रैफिक का एग्जांपल दे रखी है। इस सिनेरियो में जैसे ये ट्रैफिक है, यहाँ पे जो कार्स हैं वो क्या हो रही हैं, रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सब लोग अपने अपनी ज़िद के ऊपर लगे हुए हैं कि मैंने इस रोड के ऊपर क्रॉस करना है और दूसरी बोल रही है कि मैंने अभी इस रोड के ऊपर क्रॉस करना है। तो इस सिनेरियो में कोई भी जो कार है वो रोड को क्रॉस नहीं कर पाएगी। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ डेडलॉक, मतलब कि एक यहाँ पे एक ट्रैफिक है विच इज़ गोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रिज जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। अब इस ब्रिज को जो क्रॉस कर पाएगा वही अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन ये एग्जीक्यूशन तब कंप्लीट होएगा जब एक पर्टिकुलर कार जो है वो बैक जाएगी ताकि वो दूसरी को अलाउ कर सके और दूसरी जो रोड है, दूसरी जो कार है वो उस रोड को क्रॉस कर पाए। सेम ऐसे ही डेडलॉक होता है। अगर एक प्रोसेस बोलेगी कि वो अपना रिसोर्स मैं रिलीज कर देती हूँ ताकि वो दूसरी प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो सके, तो वहाँ पे एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होएगा, फिर वो सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर पाएगी ताकि वो रिसोर्सेज जो है वो दूसरी प्रोसेसेस को मिल सके ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि व्हाट इज सर्कुलर वेट। अब सर्कुलर वेट क्या है आपके पास, जैसे इसके नेम से ही इंडिकेशन हो रहा है, और इस कंडीशन में भी डेडलॉक की अकरेंस के चांसेस होते हैं। सर्कुलर वेट में क्या हो रहा है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास अगर 2 या 3 प्रोसेसेस हैं, जो फर्स्ट प्रोसेस है वो किस रिसोर्स की वेट कर रही है जो कि ऑलरेडी सेकंड रिसोर्स ने हेल्ड कर रखा है, और सेकंड प्रोसेस जो है वो कौन से रिसोर्स की वेट कर रही है जिसको थर्ड प्रोसेस ने हेल्ड कर रखा है। सो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर चेन बन जाती है जो आगे फर्दर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, डेडलॉक की सिचुएशन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंगली यू विल बी क्लियर्ड व्हाट इज द सर्कुलर वेट और सर्कुलर चेन। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम में आपके पास 3 USB ड्राइव्स हैं, एंड यू हैव द 3 प्रोसेसेस इन द सिस्टम। USB 1 इज होल्डिंग USB 1 जो है वो किसके पास है, प्रोसेस 1 के पास है, एंड प्रोसेस 1 इज वेटिंग फॉर द USB 2 which is held by the process 2, and process 2 is waiting for the USB 3 which is held by the process 3. Okay, process 3 is waiting for USB 1 which is already held by the process 1. तो ये यहाँ पे क्या बन गया, ये एक चेन बन गई है, एक सर्कुलर चेन। तो इस एक सिचुएशन को, इस क्रिटिकल सिचुएशन को भी डेडलॉक बोला जाता है। ये एक नेसेसरी कंडीशन है जो कि किसमें प्रेजेंट होती है, डेडलॉक में। सो दिस इज नोन एज द सर्कुलर वेट और सर्कुलर चेन। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपके पास, डेडलॉक डिटेक्शन। व्हाट इज द डेडलॉक डिटेक्शन। अब जैसे इसका नेम से क्लियर हो रहा है कि डेडलॉक को डिटेक्ट करवाना। हाउ इज दिस पॉसिबल, बाय कीपिंग द ट्रैक ऑफ ऑल द रिसोर्सेज विच आर एलोकेटेड टू द डिफरेंट प्रोसेसेस। इसको रिजॉल्व किया जा सकता है इस सिचुएशन को कैसे, हमारे पास यहाँ पे आगे फर्दर मेथड्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके डेडलॉक को डिटेक्ट करवाने में हेल्प कर सकते हैं। So the first one is deadlock prevention. अब डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, डेडलॉक प्रिवेंशन जैसे इसके नेम से क्लियर होता है, डेडलॉक को प्रिवेंट करवाना। अब यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है उसके एग्जीक्यूशन से पहले उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। किस चीज़ के लिए, इस चीज़ की श्योरिटी के लिए कि कहीं उसका एग्जीक्यूशन आगे फर्दर डेडलॉक की सिचुएशन के लिए या डेडलॉक की अकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूशन करने की आगे फर्दर परमिशन ही नहीं देगा जो कि आगे फर्दर लीड करे किसको, डेडलॉक को। सो दिस इज नोन एज द डेडलॉक प्रिवेंशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है डेडलॉक डिटेक्शन के लिए वो है हमारे पास नो प्रीएम्प्टिव एक्शन। नो प्रीएम्प्टिव एक्शन में क्या होता है कि कोई भी रिसोर्स जो है जिसको एक प्रोसेस ने हेल्ड कर रखा है
वो उसको रिलीज़ करेगी कब, जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जब उसका अपना टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद जो वो रिसोर्स होएगा वो आगे फर्दर दूसरी प्रोसेस को असाइन कर दिया जाएगा, ताकि वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके बिना किसी आगे फर्दर इंटरप्शन के या बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। दिस इज़ नोन एज द नो प्रीएम्प्टिव एक्शन। प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि अगर प्रोसेसर किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके केस में कोई और प्रोसेस सिस्टम में एंटर होती है विद द हायर प्रायोरिटी, तो प्रोसेसर का जो कंट्रोल है उसको प्रोसेस 1 से हटा के दूसरी प्रोसेस को अलॉट कर दिया जाता है जिसकी प्रायोरिटी हाई है। सो दिस इज़ द नो प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्शन में क्या होता है कि मतलब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बीच में स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन नो प्रीएम्प्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो नो प्रीएम्प्शन का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या होएगा, रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलेंटरली बाय अ प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर दैट प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड इट्स टास्क। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इसके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, यू कैन रीड देम जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो ये हमारे पास कौन सा टॉपिक था, नो प्रीएम्प्टिव एक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू डेडलॉक, एंड दीज आर द फर्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक फुल फॉर्म है किसकी, म्यूटेक्स की, म्यूचुअल exclusion। MU2 stands for mutual, EX stands for exclusion। ओके, ये भी आपके पास किस तरह का काम कर रहा है, सेमाफोर की तरह। जैसे सेमाफोर क्या कर रहा था, सिंक्रोनाइज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था आगे फर्दर प्रोसेसेस के लिए, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है कि जो बाइनरी सेमाफोर होएगा, ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है बाइनरी सेमाफोर की तरह काम करता है। किस चीज़ के लिए, जो रिसोर्सेज आगे फर्दर शेयर किए जा रहे हैं प्रोसेसेस के बीच में, उनके असेस को कंट्रोल में रख के एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो रिसोर्सेज को अगर शेयर कर भी रही हैं तो उनके असेस को कंट्रोल करना, ताकि सारी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो भी सके लेकिन बिना किसी इंटरवेंशन के और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। दिस इज नोन एज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। And in the next point, which is known as the hold and wait, as we have discussed in the section of circular wait condition, it is similar in that case। जैसे हमने बोला कि प्रोसेसेस जो हैं वो उन्होंने अपने रिसोर्सेज भी होल्ड किए होते हैं while simultaneously they are waiting for another resources in order to complete their own execution। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसेस जो होती हैं उनको क्या करवाया जाता है, they must be stopped from holding the single or multiple resources while simultaneously waiting for one or more resources। मतलब उनको स्टॉप करना चाहिए किस चीज़ के लिए, एक तो उन्होंने अपने भी रिसोर्सेज होल्ड कर रखे हैं, आगे फर्दर वो दूसरों के लिए दूसरे रिसोर्सेज की डिमांड कर रही हैं। तो इस सिचुएशन को यहाँ पे होल्ड एंड वेट, इस सिचुएशन को अगर वो रिलीज़ करेंगी तभी किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो पाएगा। अगर ये जो सिचुएशन है वो ऐसे ही चलती रही कि हाँ प्रोसेसेस ने अपने रिसोर्सेज तो होल्ड करके ही रखे हुए लेकिन वो दूसरों के लिए भी आगे फर्दर डिमांड कर रही हैं, और अगर सारी प्रोसेसेस इसी चेन को आगे फर्दर फॉलो करती रहेंगी तो वहाँ पे क्या होएगा, वहाँ पे किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दिस इज नोन एज द होल्ड एंड वेट कंडीशन। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर वेट, ये उसी तरह का सिमिलर उसी मैनर में है जैसे हमने होल्ड एंड वेट के अकॉर्डिंगली पढ़ा, और सर्कुलर वेट हमने चेन पैसे पहले डिस्कस की थी पुराने सेक्शंस में, उसी की तरह है। इट इम्पोजेज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल द रिसोर्सेज टाइप्स। जितने भी आपके इसमें रिसोर्सेज हमने मेंशन किए होते हैं उनकी ऑर्डरिंग जो है उसको कैसे आपने एक पर्टिकुलर ट्रैक रखना है उनके ऊपर। दिस इज नोन एज द सर्कुलर वेट इन दीज पॉइंट्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेडलॉक अवॉइडेंस। अब डेडलॉक अवॉइडेंस जो है इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, डेडलॉक को अवॉइड करना। मतलब कि जैसे हमने पहले प्रीवियस सेक्शंस में हमने डिस्कस किया था डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन का क्या मतलब है, या डेडलॉक डिटेक्ट करवाना, कि मतलब अगर डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो अगर हो चुकी है तो उसके बाद उसको रिमूव करवाया जा सके या फिर उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो डेडलॉक अवॉइडेंस इज बेटर दैन इट इज़ बेटर टू अवॉइड डेडलॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एक्शन आफ्टर द डेडलॉक हैज़ अकर्ड। मतलब कि रेदर देन कि डेडलॉक की सिचुएशन आए तब हम उसको
ट्रैक करें और डिटेक्ट करें, उससे बेटर ये है कि हम उसको पहले ही अवॉइड कर सकें। और उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एंड इट नीड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आपकी कुछ हेल्प करवा सके, लाइक हाउ मेनी रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एंड इन विच वे दीज रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड। आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको किस वे में आपने यूज़ करना है ताकि डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो इन फ्यूचर आपको फेस करनी ही ना पड़े। So deadlock avoidance is the simplest and most useful model that each process declares the maximum numbers of resources of each type that it may need. अगर आपको पहले से ही इस चीज़ की कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ हमें पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस है जिसको इन फ्यूचर कितने अमाउंट में कौन सा रिसोर्स चाहिए, तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी हेल्प कर सकेगी कि इसको डेडलॉक को अवॉइड करवाने में। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ अवॉइडेंस के एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम वन बाय वन आगे फर्दर इलेबोरेट करेंगे। एंड इन द डेडलॉक अवॉइडेंस आई हैव मेंशन्ड सम पॉइंट्स which you can read as per your requirement, and these are related to the single instances and the multiple instances of the resource types. Okay. अब डेडलॉक की अवॉइडेंस के लिए हम कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं, इनमें से एक हमारे पास मेंशन्ड है विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन द केस ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस। इट इज़ नोन एज द बैंकर्स एल्गोरिथम। अब बैंकर्स एल्गोरिथम में बेसिकली कौन सी सिचुएशन चेक की जाती है, इसमें आप लोग जनरली ये चेक करते हो कि आपका जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में है। वो कैसे चेक किया जाएगा, उसको चेक करने के लिए आपके पास एक तरह की अमाउंट को आप मेजर कर सकते हो कि आपके पास इन फ्यूचर कितनी प्रोसेसेस हैं जिनका एग्जीक्यूशन आपने करना है एंड उनके एग्जीक्यूशन के लिए आपको कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, एंड जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर हैं, अगर उनसे ज़्यादा रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं तो इट मीन्स आपका सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में है। अगर आपके पास वो रिसोर्सेज की कोई शॉर्टेज आती है तो इट मीन्स योर सिस्टम इज़ इन अनसेफ स्टेटमेंट। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग किस चीज़ को फॉलो करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम के लिए। अगर आप जनरल लाइफ की एक एग्जांपल लेते हो इसमें, तो उसमें मैं क्या मेंशन कर सकती हूँ, लेट्स सपोज मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव होना है, तो उसके लिए मुझे अमाउंट चाहिए 5000 की। इफ़ आई एम हैविंग द 5000 तो मैं अपने आप को बोल सकती हूँ कि मैं मतलब एक ये चीज़ रिस्की है क्योंकि मेरे पास पूरी अमाउंट है। If I am having the 4000 that it means I am in an unsafe state. क्यों? मेरे पास lack of money है। If I am having 6000 मतलब कि मुझे 5000 चाहिए थे बट मेरे पास क्या है 6000 है, तो इट मीन्स मैं अब सेफ स्टेट में हूँ, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मुझे जितनी अमाउंट चाहिए थी आई हैव मोर दैन दैट। ओके, सो दिस इज नोन एज द बैंकर्स एल्गोरिथम। तो आपको यहाँ पे यही चेक करना है। जिस बेसिकली जो बैंकर्स एल्गोरिथम है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू टेस्ट फॉर सेफली साइमल्टेनियसली द एलोकेशन ऑफ डिटर्मिनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवेलेबल फॉर ऑल द रिसोर्सेज। मतलब ये किस चीज़ के लिए चेक करता है, पॉसिबिलिटीज़ के लिए कि जो एक्टिविटीज़ आपकी आने वाली हैं प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन के लिए, उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कितने अवेलेबल नहीं हैं। उस चीज़ के लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम को। तो यहाँ पे कुछ आपके बैंकर्स एल्गोरिथम की नोटेशंस मैंने दी हुई हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस विच आर बीइंग फॉलोड इन द बैंकर्स एल्गोरिथम। द फर्स्ट वन इज एक्स। अब एक्स जो है वो किस चीज़ की इंडिकेशन देता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस ऑफ द सिस्टम। मतलब आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं इन फ्यूचर जिनको आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो और जिनको आपका सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहा है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज वाई। वाई का मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन योर सिस्टम। दीज आर द टू मेन पॉइंट्स विच यू शुड नो अबाउट। ओके, एंड अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब क्या है, ये आपको बताएगा कि टोटल आपके पास कितने रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, आपके सिस्टम में, किसके लिए, प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। एंड द सेकेंड वन इज द मैक्स पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट का आपको क्या बताएगा, एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज।
कि कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं जिनकी आपको ज़रूरत आगे फर्दर पड़ सकती है, या कितने मैक्सिमम आगे फर्दर आपके प्रोसेसेस हैं। जैसे हमने एक्स और वाई को वहाँ पे पिछले सेक्शन में हमने अभी पढ़ा था कि एक्स और वाई टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज या टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ processes. And the third one is allocation. Allocation में क्या आ जाएगा कि वो कितने resources जो हैं जिनको आप allocate करोगे आगे further, या जो allocate होने जा रहे हैं किनको, processes को. And need का मतलब है कितनी requirement, कितनी need पड़ेगी, how much resources you will be needed in the future in order to execute your processes. ओके तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल मेंशन कर रखी है बैंकर्स एल्गोरिथम की. Just imagine that we have the following resources. कौन से हैं? We have the 5 pen drives and we have 2 printers and 4 scanners and the fourth one is we have 3 hard disks. अब यहाँ पे मैंने कुछ points highlight कर रखे हैं और एक diagram भी mention किया हुआ है. Here we have created a vector. Vector क्या चीज़ों को represent कर रहा है? It is representing the total resources. कौन से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं जो हमने अभी 1 by 1 स्टडी की हैं, 5 2 4 3. ओके अब यहाँ पे मैंने एक ग्रिड यहाँ पे क्रिएट की है. यहाँ पे क्या है, एज्यूम दे आर 4 प्रोसेसेस. द अवेलेबल रिसोर्सेज आर ऑलरेडी एलोकेटेड. जैसे प्रोसेस का नेम मेंशन किया हुआ है, हमारे पास कितनी प्रोसेसेस हैं, PQRS, और टोटल आपके पास पेन ड्राइव्स हैं, ठीक है, जो और प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं और हार्ड डिस्क है. यहाँ पे मैंने कौन सी चीज़ हाईलाइट की हुआ है, अवेलेबल रिसोर्सेज दैट आर ऑलरेडी एलोकेटेड. मतलब प्रोसेस P को आपने दो पेन ड्राइव्स एलोकेट कर रखी हैं, 1 स्कैनर एलोकेट कर दिया है, 1 हार्ड डिस्क एलोकेट कर दी है. एंड प्रोसेस Q को आपने एक प्रिंटर एलोकेट किया हुआ है. एंड प्रोसेस R को 1 पेन ड्राइव, 1 स्कैनर एंड 1 हार्ड डिस्क. एंड प्रोसेस S को 1 पेन ड्राइव, 1 प्रिंटर एंड 1 हार्ड डिस्क. तो ये जो एलोकेटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं, इनकी टोटल अमाउंट को आप कहाँ से माइनस कर दोगे, जो आपके पास अवेलेबल थे. अवेलेबल रिसोर्सेज में से एलोकेटेड को अगर आप माइनस कर देते हो तो टोटल आपके पास कितने बचते हैं. तो जितनी अमाउंट आपके पास बचती है वो आगे फर्दर आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाती है या नहीं कर पाती. तो ये जो सिचुएशन है वो आपको आगे फर्दर ये मेंशन करवाने में हेल्प करवाएगी कि आपका सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में है या फिर अनसेफ स्टेट में है. सी हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट ग्रिड है. Here the allocated resources are the total of these columns. Like allocated कितने हैं आपके पास, आपने 4 allocate कर दिए, 4 पेन ड्राइव्स आपने allocate कर दी थी, 2 printers and 2 scanners and 2 आपके पास 3 hard disk आपने allocate कर दी थी. Now we are also creating a matrix to display the number of each resources required for all the processes. This matrix is called the need. यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस matrix को हम क्या बोलेंगे, need कितनी चीज़ों की है, process name. P1 उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, एक पेन ड्राइव और चाहिए, एक प्रिंटर और चाहिए आपके पास, ठीक है. आगे फर्दर स्कैनर्स और हार्ड डिस्क नहीं है. और प्रोसेस Q के पास किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, 1 प्रिंटर की एंड 1 स्कैनर की और 2 हार्ड डिस्क की. सो ये आपके पास प्रोसेसेस हैं जिनको आगे फर्दर कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने रिसोर्सेज की नीड है. ये मैट्रिक्स उस चीज़ को आगे फर्दर इलेबोरेट कर रही है. तो इसमें आपके पास क्या फार्मूला जहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास टोटल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, उनको आप कैसे मेंशन करोगे, जितने अवेलेबल हैं उनमें से माइनस कर दो कितनों जो आपने एलोकेट कर दिए हुए हैं. अब उसके बाद आपके पास कितने बचते हैं, 1020. अब अगर ये 1020 आपके जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट को अगर कंप्लीट कर देते हैं तो वो क्या है आपके पास, इट मीन्स योर सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट. अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो योर सिस्टम इज़ इन अनसेफ स्टेट. सो ये आपके पास क्या था, बैंकर्स एल्गोरिथम, जिसमें आपके पास 2 मैट्रिक्स अवेलेबल होंगी. कौन सी, एक तो अवेलेबल रिसोर्सेज की और उसके बाद आपके पास कौन सी थी, एलोकेटेड की. और उसमें से हमने किनको माइनस करना है, जितने आपने एलोकेट कर दिए हुए हैं. अवेलेबल रिसोर्सेज में से एलोकेटेड रिसोर्सेज को माइनस कर दो तो आपके पास टोटल कितने की नीड है या फिर आपके पास टोटल कितने अवेलेबल हैं वो आपके पास सिनेरियो क्लियर हो जाएगा. दिस इज नोन एज द बैंकर्स एल्गोरिथम. अब बैंकर्स एल्गोरिथम के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, दिस इज नोन एज द रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम. enables you to represent the system.
when a total requested instance of all resources is lesser than the process. Of all resources is lesser than the process, move to the step 2 and नाउ आपके पास जो लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, दिस इज़ नोन एज द रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम. अब रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम इज ऑल्सो सिमिलर टू सम एक्सटेंट टू बैंकर्स एल्गोरिथम. लाइक आपके पास ये जो एल्गोरिथम है वो क्या इनेबल करता है और क्या डिपिक्ट करता है. बेसिकली इट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम एंड द स्टेट ऑफ अ सिस्टम व्हेन अ पर्टिकुलर प्रोसेस मेक्स अ रिसोर्स रिक्वेस्ट. मतलब जब एक प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है, उस टाइम पे सिस्टम का बिहेवियर क्या होता है, या फिर एक प्रोसेस को कौन कौन से स्टेप्स से होके निकलना पड़ता है. सो देयर आर सम पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज़, अगर जितने टोटल रिक्वेस्टेड का एक पर्टिकुलर इंस्टांस है वो टोटल नंबर ऑफ ऑल रिसोर्सेज से कम है, ठीक है, तो इट मीन्स आपकी प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे आगे फर्दर वो मूव हो सकती है. एंड सेकंड स्टेप में क्या आता है, जब आपका एक रिक्वेस्टेड इंस्टांस किसका, हर एक जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उनसे कम है. किन से, जितने टोटल आपके अवेलेबल रिसोर्सेज पड़े हैं हर एक टाइप के, तो आपकी प्रोसेस क्या करेगी, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगी. क्यों, क्योंकि आपका सिस्टम एक सेफ स्टेट में है, क्योंकि जितनों की रिक्वेस्ट आई है वो कम है. किन से, अवेलेबल रिसोर्सेज से. तो आपका सिस्टम क्या है, सेफ स्टेट में है और आपकी प्रोसेस जो है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकती है नेक्स्ट स्टेप पे जाके. अगर वो जितनों की रिक्वेस्ट आई है वो टोटल रिसोर्सेज या अवेलेबल रिसोर्सेज से कम नहीं है, अगर उनसे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो इट मीन्स आपकी प्रोसेस जो है इट विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट रिसोर्सेज. ओके. एंड जब आपके पास जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या आ रहा है कि यहाँ पे उन्होंने एक आपको सूडो कोड दे दिया किस चीज़ का, कि आप इन तीनों चीज़ों को मेंशन कैसे कर सकते हो. आपके पास 3 मैट्रिसेस होती हैं, अवेलेबल, एलोकेशन एंड नीड. अवेलेबल, टोटल आपके पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे कंपेयर करते हो, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल, उनमें से किनको माइनस किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज बाय अ प्रोसेस. ओके. एंड एलोकेशन में क्या आता है आपके पास, एलोकेशन को किसके साथ प्लस किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज के साथ. और नीड को आप कैसे मेंशन कर सकते हो, नीड माइनस टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड. So this was the final step that is performed because the system needs to assume that the resources have been allocated. ठीक है. एंड देयर शुड बी लेस रिसोर्सेज अवेलेबल आफ्टर एलोकेशन. मतलब कि आपको पता होना चाहिए कितने आपके टोटल रिसोर्सेज हैं जितने अवेलेबल हैं और कितने एलोकेट हो चुके हैं और कितनों की आपके पास रिक्वायरमेंट है. दिस इज नोन एज द रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम. सो दिस वाज द एंड ऑफ योर unit, which was process management 3. It was the 4th unit of operating system. Thank you so much.